नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल चुनाव में विरासत टैक्स के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर है। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। वोटिंग का आखिरी घंटा शुरू हो चुका है। आपको मतदान से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक विस्तार से पहुंचाने वाले हैं। आज दिन भर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तमाम मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी रहा। दोनों के बीच सियासत होती रही कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश के लोगों की संपत्ति का सर्वे कराकर उसे अल्पसंख्यकों में बांटने का वादा किया है। बीजेपी की ओर से लगातार ये आरोप तकरीबन हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगाए जा रहे हैं। दूसरे बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने फिर से विरासत टैक्स लगाने का प्लान बना रखा है, जैसा कि 1985 से पहले वो वसूला करती थी। पीएम मोदी ने कहा है कि 1985 से पहले कांग्रेस ऐसा टैक्स वसूल चुकी है और जब राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की संपत्ति लेने से पहले टैक्स देने की नौबत आई तो कानून ही खत्म करा दिया। जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर राजीव गांधी सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के संसद में बयान का हिस्सा पोस्ट करते हुए कानून वापसी की वजह गिनवाई है। इसी बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नजर हमेशा से आम लोगों की मेहनत की कमाई पर रही है और देशवासी कांग्रेस के राज में 1968 के कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम से लेकर 90% टैक्स तक का कहर झेल चुके हैं। उधर कांग्रेस का यह कहना है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश में ऐसी विषमता आई है कि देश के 21 लोगों के पास इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई है जितने देश के 70 करोड़ लोगों के पास भी नहीं है। पक्ष विपक्ष के बीच चल रही इसी आरोप और प्रत्यारोप को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। साथ ही मतदान से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश के 13 सूबों की 88 सीटों पर जनता की अदालत में नेताओं का हिसाब किताब हुआ, तो दूसरी तरफ चुनावी संग्राम में एक दूसरे पर बयानों के वार थमते नहीं दिखे। चुनाव के दूसरे चरण के ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के वायदों पर सीरियल अटैक कर दिया। कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं, वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी और संपत्ति जाएगी कहां? कांग्रेस के वोट बैंक के पास। कांग्रेस के फॉर्मूलों को जानने के बाद पूरा देश कह रहा है कांग्रेस के लोग जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दरअसल बीजेपी ने पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय के लिए किए गए वादे को लेकर संपत्ति का सर्वे कराने और उसे मुसलमानों में बांटने का आरोप लगाया था। लेकिन इसी बीच सैम पित्रोदा के विरासत धन पर टैक्स वाले बयान से बीजेपी को एक और हथियार मिल गया। That's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. इसी बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई कि कांग्रेस अब आपकी विरासत पर टैक्स लगाने वाली है, जब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी विरासत बचा ली। एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए।
हालांकि कांग्रेस पार्टी नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दावा किया कि 16 मार्च 1985 को तब के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि संपत्ति शुल्क से सिर्फ 20 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जबकि इसके प्रशासन पर ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए इस कानून को खत्म किया जाता है। जयराम रमेश ने 1 नवंबर 1970 की वो तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें इंदिरा गांधी ने आनंद भवन नेहरू मेमोरियल फंड को दान कर दिया था। आपके जीते जी तो आपसे वसूली टैक्स लेती है, आपकी मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनसे विरासत टैक्स वसूलेगी। ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस पार्टी के इनहेरिटेंस टैक्स के जो आर्ग्यूमेंट है, ये 2-3 कारणों से विरोधाभास है। पहला तो कांग्रेस अगर इनहेरिटेंस के खिलाफ है तो राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को कांग्रेस का इनहेरिटेंस क्यों आ रहा है? उधर निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि कांग्रेस की नजर आम लोगों की संपत्ति पर पहले भी रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा, In 1968, there was a compulsory deposit scheme where people's deposits were all 18%, 20%, something was taken away. There was no justification given. At that time, they would say, oh, recently we had a war, India doesn't have money. विरासत कर के बारे में जयंत सिन्हा, अरुण जेटली और बीजेपी के अमित मालविया और कई बुद्धिजीवियों ने उसकी वकालत की है और हमारे जो न्याय पत्र है उसमें कहीं नहीं जिक्र है। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बार बार ये विरासत कर की बात कर रहे हैं। असली बात तो ये है, वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए। पिछले 10 साल में 21 अरबपति को इतना धन मिला है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या ये सह सकती हैं? हालांकि बीजेपी 2017, 2018 और 2019 में विरासत कर विचाराधीन था वित्त मंत्रालय। विरासत कर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इस बीच दूसरे चरण की 88 समेत अब तक कुल 190 सीटों पर मतदान भी हो गया है। अब देखना होगा कि बाकी के चरणों में चुनावी सियासत के क्या नए मुद्दे तलाशे जाते हैं। आज तक ब्यूरो। विरासत कर का ये मामला क्या कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बनेगा या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही है उसका ज्यादा दम दिखेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रोफेसर संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोकनीति CSDS के हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी जी भी जुड़े हुए हैं, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी से बातचीत करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आशुतोष वर्मा जी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से मौजूद हैं। अलीगढ़ से ऐश्वर्या पालीवाल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, वोटिंग प्रतिशत का क्या मिजाज मथुरा में इस वक्त दिखाई दे रहा है? अभी तक का आंकड़ा क्या बयां करता है? चित्रा देखिए, वोटिंग प्रतिशत पिछले चरण के मुकाबले बेहतर रहा है, लेकिन मैं इस वक्त बांके बिहारी मंदिर से सटा हुआ जो बूथ है मैं वहां पर मौजूद हूं और बहुत उत्साह नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि पिछले चरण से बेहतर हो सकता है। 50% के आसपास अभी तक वोटिंग इस इलाके में हुई है, जैसा लोग बता रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, लेकिन थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। आप लोगों ने वोट डाला? जी हाँ, डाला है, वोट डाला है। तो वोट बहुत ज्यादा पड़ रहा है या फिर नहीं, मीडियम है और कम है पहले से, वोटिंग परसेंट कम। तो आप वोट डालने आए बाहर से क्या? जी, मैं सोनीपत से वोट डालने आया हूँ। यहाँ पर लोग बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन वोट परसेंट कम है। इधर बताइए, आप लोग तो बूथ से जुड़े हुए हैं, क्या वोट प्रतिशत बढ़ा है या घटा है? सर, वोट प्रतिशत पहली बार से कम है। देखा जा रहा है कि लोगों में जागरूकता के लिए लोग उतने नहीं आ पा रहे हैं, या गर्मी की वजह से देखा जाए, या फिर लोग शाम को थोड़ी बहुत निकल के आए। मॉर्निंग प्रत्याशी से नाराजगी तो नहीं है लोगों में? हाँ, हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रत्याशी भी नाराज हो सकते हैं लोग। चलिए, आप लोग तो महाराज जी इधर स्थानीय है, एकदम बांके बिहारी जी का है, क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चित्रा देखिए, ये जो जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर अब चूंकि अब लास्ट आखिरी घंटे बचे हैं तो लोग एक एक करके वोट करने आ रहे हैं। पिछली बार जो हम लोगों ने फर्स्ट फेज में देखा उससे कहीं बेहतर जरूर दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि 2014 के आसपास ये जाकर के टिकेगा, लेकिन उत्साह में कमी अभी भी मौजूद है।
हालांकि कुछ बेहतर जरूर हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरी का ये जो 1 घंटा बाकी है इसमें लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले और मताधिकार का प्रयोग करें। अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, अलीगढ़ का क्या माहौल है? देखिए, मैं आपको बता दूं चित्रा, जैसे हम बात कर रहे हैं, मतदाता अभी भी यहाँ पे धीरे धीरे करके मतदान करने आ रहे हैं, लेकिन अगर 3 बजे तक के आंकड़ों की मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ 35% वोटिंग अलीगढ़ के अंदर हुई है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 50% यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। लोगों का यही अनुमान है कि अब शाम हो चुकी है और आखिरी आधे घंटे के अंदर उम्मीद की जा रही है कि मतदान जो है वो बढ़ाया जाएगा। हमने देखा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग भी एक बार नहीं बल्कि कई बार अपील कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि भारी तादाद में आइए और मतदान कीजिए। मैं जिस बूथ पर खड़ी हूँ यहाँ पे कई सारे कमरे हैं, लोग यहाँ पर अभी भी देखिए आपको नजर आएंगे कतार के अंदर खड़े हैं और मेन गेट हमको नजर आ रहा है चित्रा। धीरे धीरे करके लोग मेन गेट से भी अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। तो लग रहा है कि ये जो आखिरी घंटा होगा चित्रा, कहीं ना कहीं इसके अंदर उम्मीद की जा रही है कि जो मतदान है वो बढ़ेगा चित्रा। और बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि 5 सालों तक नेताओं से लगातार जो आम लोग हैं वो शिकायत करते रहेंगे। उससे ज्यादा अच्छा है कि खुद के लिए अब अपनी सरकार चुनिए। ये खास मौका आपके लिए है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत और ज्यादा बढ़े। अब अपने राजनीतिक मेहमानों के पास आते हुए सीधे प्रेम शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल है, अभी तक की ये जो उदासीनता है वो क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? और मेरा दूसरा सवाल, ये विरासत टैक्स का मुद्दा बार बार बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस इस देश की जनता के संपत्ति को लूटने पर क्यों आमादा है। और कांग्रेस ने 1953 से लेकर 1985 तक इस देश में विरासत टैक्स वसूला है। और जैसे ही अपनी संपत्ति में विरासत टैक्स देने की बारी आई, श्रीमान राजीव गांधी ने विरासत टैक्स जो है उसको खत्म कर दिया। अब वो सत्ता की विरासत तो पंडित मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से राहुल गांधी, आने वाले दिनों में रेहान वड्रा को भी देने की तैयारी है उनकी। लेकिन जो संपत्ति अर्जित करने का काम नागरिक अपने परिश्रम से करेगा, उसकी संपत्ति पर इनकी निगाह है साफ तौर पर। और वो देंगे किसको? तो मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। तो उनको अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस देश के नागरिकों की खून पसीने की कमाई को हम अपनी संतानों को देने की बजाय, और या हमारे माता पिता की संतान में अपनी हिस्सेदारी पाने की बजाय ये सरकार ले लेगी। अगर इस तरह का प्रयास उनका है तो जनता के समक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस मुद्दे को रखना और जनता से जनादेश मांगना क्या गलत है? यही तो लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया है। दूसरा आपका जो प्रश्न है चित्रा जी, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह की लहर है वो दिखाई दे रही है। जनता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून 400 पार के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जनादेश देने के लिए तत्पर है और निश्चित तौर पर मतदान करें। लेकिन जो पराजय की जो देख रहे हैं, निश्चित उनके समर्थक बाहर भी नहीं निकल रहे, उनके कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी संयुक्त सभाएं तक नहीं हो पा रही हैं। आशुतोष जी, क्या ये आप लोगों के लिए, आशुतोष वर्मा जी, मतदान के मैं जवाब ले लेती हूँ। अलायंस वाले ने उत्तर प्रदेश में कौन सी संयुक्त सभा की? ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, वो सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाले लोगों ने एक साथ कोई ऐसी बड़ी सभा भी नहीं की है और जो मत प्रतिशत अगर कम या फिर उदासीनता देखने को मिल रही है तो वो आप लोगों के लिए खतरे की घंटी कहीं ज्यादा है। और विरासत टैक्स का मुद्दा, क्या आशुतोष वर्मा जी इंडिया अलायंस के लिए, चूंकि आप लोग गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी के साथ, वो गले की फांस बन सकता है चुनाव में? चित्रा जी, पहले सवाल का जवाब, जब 2014 से बढ़ के 2019 में जब बढ़ चढ़ के मतदान हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता और ये लोग राजनीतिक विश्लेषक बोलते थे कि मोदी जी को और शेर पे सवा शेर मिल रहा है और हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों में जोश है और लोगों में जोश है। लेकिन आज जब जोश कम हो रहा है तो भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने आप को अपनी चीज़ें अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिडिल क्लास झुका हुआ था, जो पिछड़े लोग थे, वो बहुत उदासीन हो गए हैं। उन्होंने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ जुमलों की बातें देखी हैं, ज़मीनी हालात नहीं देखे, और उदासीनता की हद ये है कि अब वो वोट करने नहीं जा रहे हैं। पहली चीज़। रही बात आपने दूसरी, जो आप इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ 10 सेकंड की कोई चीज़ सुनाना चाहूँगा।
ये उस समय की तत्कालीन सरकार 2019 की कहानी थी। 40 करोड़ रह गया। अब खबर ये है कि नए निवेश के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के रास्ते खोज रही सरकार स्टेट ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स फिर से लाने पर विचार कर रही है। ये चित्रा जी 2019 की बात है, जिस समय क्रैश कन चल रहा था देश के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग बातें कर रहे थे। उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय निर्मला सीतारमण ने इस चीजों को विचार विमर्श खोला था, और ये इनहेरिटेंस टैक्स पे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी बड़ी बड़ी बातें और बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे उसका पैसा लेके गरीबों बांटेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ये चूक गई है कि वो बात जब दूसरी तरफ से कर रहे हैं तो वो बात बुरी हो रही है। और इसी तरीके का इनहेरिटेंस टैक्स इस देश में गिफ्ट टैक्स के नाम से सन 1958 से चल रहा है, वेल्थ टैक्स 1958 से चल रहा है। और आप याद कीजिए 2017 में दिवंगत अरुण जेटली जी ने इस पे बड़ी बहस छेड़ी थी, और उन्होंने किस प्रकार से इनहेरिटेंस वेल्थ पे टैक्स को लेविट करने की बात करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ना पढ़ते हैं ना अपने इतिहास को जानते हैं, लेकिन सिर्फ कटाक्ष करना है इंडिया अलायंस पे, इसलिए इस बोलते पर जा जवाब देंगे। लेकिन आपने चूंकि पूर्व वित्त मंत्री का नाम लिया, मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ देर पहले इस पूरे मामले में क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। Congress's reputation in terms of property tax goes back, and I remember earlier in 1968 there was a compulsory deposit scheme where people's deposits were all 18%, 20%, something was taken away. There was no justification given. At that time they would say, oh, recently we had a war, India doesn't have money. Later on, if you see the way in which they have clearly aimed at targeting people who are wealth creators for this country. They work hard, they create money, they create value, they employ people, and therefore India's economy becomes buoyant. If such wealth creators are going to be punished purely because they have some money kept behind, India's progress in the last 10 years would just go for a zero, and we'll probably be going back to that era when Congress imposed 90% tax. You'll probably not believe, in the current generation wouldn't even remember or know anything about it. There was India when, under the Congress rule, we paid 90% of all that was earned by us as tax. That's the socialist model which the Congress party is comfortable with. But I'm sure their own properties, when transferred from the grandmother to the grandchildren or the father to children, were excluded from all this property tax. So this is a clear ploy that they'll safeguard their own interests, but I'm sorry, people of India will have to keep giving away the earnings. टैक्स को लेकर यहां पर निर्मला सीतारमण की ओर से याद दिलाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के शासन में कैसे 90% तक एक वक्त पर जनता को टैक्स चुकाना पड़ा था। अपने मेहमानों के पास आते हुए आशुतोष जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पूरे मामले में, क्या इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, जनता पर असर करेगा? क्योंकि लोगों के भीतर ये डर तो बन जाएगा ना कि कहीं कांग्रेस की सरकार आ गई तो ऐसा ना हो विरासत टैक्स लागू कर दिया जाए। देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि इस पूरी बहस को अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो मुझे एक बात को लेकर बड़ी खुशी हो रही है, वो ये है कि इस देश के अंदर पहली बार मैनिफेस्टो के ऊपर बातचीत हो रही कि मैनिफेस्टो में अगर कास्ट सेंसस की बात की गई है तो जो सरकार है वो उसका काउंटर करने की कोशिश कर रही है। अगर उसमें वेल्थ क्रिएशन की बात है तो उसका काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। अगर उसमें रिजर्वेशन की बात है तो उसका काउंटर देने की कोशिश की जा रही है। अगर इनहेरिटेंस टैक्स की बात है उसका काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अच्छी शुरुआत है और इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें जो एक ही चीज गड़बड़ है कि जब आप इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक तबके को आप एक तरीके से डिमोनाइज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे आके गड़बड़ी उत्पन्न होती है। अन्यथा अगर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, रिएक्ट कर रही है और यही भारतीय जनता पार्टी की रक्षा की डिफेंसिव होने का कारण, क्योंकि जब ये सवाल खड़ा हो, क्योंकि इन्होंने क्यों कहा वेल्थ क्रिएशन की बात, इन्होंने ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि 1% लोगों के पास 40% आबादी की संपत्ति है इस देश के अंदर। तो जो पिछले दिनों, पिछले 8 सालों में, स्पेशली महामारी के दौरान जिस तेजी के साथ हिंदुस्तान के अंदर बिलियनियर बढ़े हैं, उस तेजी के साथ हिंदुस्तान का जो गरीब तबका है उसकी आय घटी है। हर सर्वे में लगातार, और लेकिन 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, इसका दावा भी तो सरकार की ओर से किया जाता है। मैं तो इंडिया टुडे के मूड ऑफ नेशन सर्वे की बात कर रहा हूं, जहां 62% लोगों ने यह कहा कि या तो उनकी आय घटी है या बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब अगर सर्वे आ रहा है और उसमें यह पता चल रहा है कि
कि 1% लोगों की आय जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो अगर उनकी बढ़ रही तो सरकार की जो पहचान होगी वो सूट बूट वाली सरकार की पहचान होगी, अंबानी और अडानी से उसकी पहचान होगी। और इसका जवाब सरकार जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स और दूसरे टैक्स यकीनन अंबानी अडानी के मुद्दे को भी हमने देखा विपक्षी दलों की ओर से कैसे उठाया गया था। अब यहाँ पर जनता की बारी है, वो वोट देकर तय करेगी कि आखिर किसकी बातों पर ज्यादा दम दिखाई देता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, संगीत रागी जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भी आज 3 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। वहीं संदेश खाली कांड की सीबीआई जांच पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जांच के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है ममता सरकार। ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है सीबीआई जांच। ममता सरकार ने ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है, क्या है वजह? इंद्रजीत। बिल्कुल चित्रा, आपको पहले से ही मालूम होगा कि ममता बनर्जी सरकार का जो रवैया रहा है, जितने भी सारे स्कैम के केसेस हैं, जब उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज की जांच बिठाई गई है तो उसकी विरोध सरकार करती है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, क्योंकि बार बार चुनावी कैंपेन में भी ये देखा गया है कि ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज को ये कहते हुए टारगेट किया है कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो इस वक्त बीजेपी की ओर से काम कर रहे हैं, बीजेपी के एक एक्सटेंशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि सीबीआई हो या ईडी हो, इनकी जांच पर वो एक सवालिया निशान लगा रहे हैं, उसको वो निष्पक्ष नहीं मानते हैं। और जब कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की जो दे दी थी सीबीआई को, तो उसके खिलाफ इस वक्त ये माना जा रहा था ये ऑब्वियस स्टेप है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, जिसके खिलाफ चैलेंज किया जाएगा। और यही कारण है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करते हुए ममता सरकार ने कहा है कि सीबीआई के हाथ से हटा देना चाहिए। अब देखना दिलचस्प रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि संदेश खाली का एक गंभीर मुद्दा था। उस पूरे मामले में देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से क्या कहा जाता है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका इंद्रजीत। लेकिन आपको बताते चले, एक तरफ दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, वहीं ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। सुनिए। आगामी दिन जानबेन यदि बीजेपी जेते আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে না, আর নির্বাচন হবে না। সেন্ট্রালের কাছে আমরা ক্ষমা চাইবো না, মাথা নত করব না, কোনো দুর্নীতি নেই, মিথ্যে কথা, এটা বিজেপির প্ল্যান। ওরা দাঙ্গা তৈরি করে সবাইকে চোর বলে আর নিজেরা জগৎ বিখ্যাত চোর। সারা পৃথিবী বলছে লজ্জা লজ্জা লজ্জা, যেভাবে ভারতবর্ষে ইলেকশন চলছে। जिस तरह से देश में चुनाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर लज्जा लज्जा क्यों कह रही है, ये बात समझ में नहीं है। आशुतोष जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले संगीत जी आपकी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी के बयान पर। देखिए, मुझे लगता है बहुत ही घृणित है, बहुत हास्यास्पद भी है और बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री जिसके पूरा राजतंत्र में ये पता है कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, सिर्फ वायलेंस के सहारे वो सत्ता में रहती हैं। वायलेंस बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट के आधार पर जीतती रही हैं पश्चिम बंगाल में। ऐसी महिला मुख्यमंत्री यदि ये कहे कि देश का लोकतंत्र शर्मनाक हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो दोबारा चुनाव नहीं होगा, ये बहुत ही घृणित और हास्यास्पद है। दूसरी बात, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, 2014 को हम पैमाना लें तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आज के दिन में ITR फाइल कर रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है टियर 3 और टियर 4 में कम से कम 13% लोगों का उछाल हुआ है। ये 3 टियर और 4 टियर के शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये डेटा है कि आय की असमानता को है वो सबसे ज़्यादा ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 10 साल की मोदी सरकार ने उसने कम किया है। इसके बावजूद भी यदि कहा जाता है कि देखिए 2 ही मॉडल है, मैं जिक्र कर रहा हूँ, 2 ही मॉडल है। एक तो है कि गरीबी का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करें जो समाजवाद के खेमे में होता था, और हम जानते हैं कि रसिया से लेकर के चाइना और जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो दरिद्रता में जूझ चुके थे। दूसरा मॉडल ये था जिसे कैपिटलिज्म का मॉडल कहते हैं, बाजार का मॉडल कहते हैं। इसीलिए नेहरू और गांधी परिवार तक जो है उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। 3.6%, 4.2%, यही देश का ग्रोथ रेट हुआ करता था। आज की तरह 7.6% आप मत दिखाइए, फर्जी आप डेटा लेकर के चलते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि इसलिए
ये बड़ा, ये राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी की हालत वैसे ही है जैसे 12वीं क्लास का बच्चा जो होता है वो स्कूल से निकलता है और बड़ा मार्क्सवाद, उसको समाजवाद बड़ा आकर्षित करता है। ठीक है। तो जिसका धरातल से कटा हुआ हो ना, वो इस प्रकार की बातें बहुत अच्छा करता है। आशुतोष जी 10 सेकंड के लिए देखिए, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ये कब का है? कब का है ये वर्ल्ड बैंक? कब का है? एक मिनट, मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की है। मैंने एक बात कब का है? अरे कब का ये डेटा तो बताओ। बात तो कह लेने दीजिए। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। ये कब की रिपोर्ट है? 2011 की। क्या लिखा हुआ? इंडिया बिकेम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2011। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया। इंडिया डिस्प्लेसेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी वर्ल्ड बैंक। 2011 की बात कर रहा हूं। तो आप जो मेरा कहना ये है, मजेदार बात है। और आप मान भी लेते हैं क्या? अरे भाई, मैं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं तो आपको आपके अपने आरबीआई के डेटा की मैं बात कर रहा हूं। मैं तो दुनिया में नहीं जा रहा हूं। आप तो दूसरी, आप भारत के आरबीआई के डेटा को एक्सेप्ट करो ना। इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है, एक बार संजय जी उस पर आपकी प्रतिक्रिया। अगर एक चुने हुए राज्य, खुद ममता बनर्जी ने प्रचंड जीत 2021 में जीत हासिल की थी, उनकी ओर से कहा जाएगा कि जिस तरह की चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इससे दुनिया कह रही है शर्म करो देश के भीतर, क्या गलत संदेश नहीं जा रहा है इससे? मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को ये कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जिस तरह से हमारी चुनावी प्रक्रिया चल रही है उससे पूरी दुनिया कह रही है कि शर्म करो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, मुझे लगता है कई देशों में इस बात पर इस चीज़ पर उनकी नज़र है और वो बहुत क्यूरियस है इस मामले में। वो बार बार इस बात का जिक्र होता है, कहते हैं व्हाट इज एट स्टेक इन दिस इलेक्शन, इस चुनाव में किस चीज़ की दावेदारी है। और मैं आपको इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ, कई बार मेरे से ये सवाल पूछे गए कि इस चुनाव में दावेदारी किस चीज़ की है, और मेरा बड़ा सीधा सा जवाब होता है और वो सही भी है। 5 साल सरकार ने कार्यकाल पूरा किया, बीजेपी के लिए दावेदारी है कि क्या उनके कार्यकाल को जनता सराहती है या नहीं सराहती है, और विपक्षी पार्टियों के लिए ये दावेदारी है कि क्या उन पर भरोसा करती है। आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। सीएम योगी का गोकशी को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। विपक्ष अल्पसंख्यकों को खाने की छूट देना चाहता है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ की ओर से गोकशी की छूट देना चाहता है विपक्ष। सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गोकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गोकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरा, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? योगी आदित्यनाथ का आशुतोष जी आपने बयान सुन लिया, उन्होंने जो बयान दिया है उस पर आप ही लोगों पर सीधा निशाना है। नहीं देखिए चित्रा जी, ये कहीं ना कहीं उनको सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। आशुतोष वर्मा बोलिए। चित्रा जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषाओं में जिस प्रकार से लगातार गिरावट आ रही है, उससे उनके फ्रस्ट्रेशन और देश की जनता का मूड भांपने का सबक मिल रहा है। कोई प्रधानमंत्री के पद पर जाके मंगलसूत्र तक पहुंच जाता है, घुसपैठियों तक पहुंच जाता है, ये हमारे देश के नागरिकों पे, और आज गौकशी और कसाईयों पर पहुंच गया है। कोई भी चुनावी विश्लेषण समझ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। जिस प्रकार से धीरे धीरे एक अंडर करंट होके बदलाव ले रही है, इसकी आहट सबसे पहले चुनाव विश्लेषण को और जो चुनाव लड़ रहा होता है उनको पता चल जाता है, और उनके भाषाओं में उनके अंतर दिखने लगते हैं। और वो आप देख भी रही हैं। इस निम्न लेवल पे ले जाने के बाद भारतीय जनता जब जाती है तो समझ लीजिए कि अब वो आखिरी ब्रह्मास्त्र पोलराइजेशन का खोलने जा रही है, और वो खोलना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का आखिरी ब्रह्मास्त्र खोल दिया है आप लोगों ने, क्योंकि कुछ गड़बड़ है चुनाव में, इसीलिए। जी नहीं, ये तो बहुत दिनों से ही बातें कर रहे हैं। 2014, 17, 22 और दारुण पराभव का सामना करने के बाद भी
ये बार बार ये बात कहते हैं, इनका ये साहस तो है ही है कि झूठ बोलने की इनके पास कला है। अब मुद्दे की बात है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का उसको उद्धृत नहीं किया है, और क्या उनके घोषणा पत्र में ये बात नहीं कही गई है कि हम खाने पे क्या प्रतिबंध है भाई? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, बीफ प्रतिबंधित करने का काम भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की विविध राज्यों की सरकारों ने किया। जैसे महाराष्ट्र में हमने प्रतिबंधित किया, उसमें जो है कांग्रेस के एक नेता थे संजय निरुपम, जो आजकल निकाले गए हैं, उन्होंने बीफ फेस्टिवल लगाया। उसमें राहुल गांधी के पास केरल के एक नेता ने जो है वो गौकशी की। आपको ध्यान होगा कि इसी दिल्ली में जो है गौ हत्या के विरोध में आदरणीय करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में संतों ने गोपाष्टमी के दिन जब प्रदर्शन किया तो सैकड़ों की संख्या में संतों का नरसंहार करने का दुष्कर्म हुआ, दुष्कांड रचा गया इसी दिल्ली में। तो और गौकशी के विरोध में तो महात्मा गांधी भी थे, और इन्हीं राहुल गांधी के परनाना पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में पहली बार जब देवबंद गए तो उन्होंने मुस्लिम समाज से कहा कि हम गौकशी प्रतिबंधित करने की मांग लेकर आए हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू भी गौकशी प्रतिबंधित करना चाहते थे, तो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे क्या? महात्मा गांधी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे क्या? विनोबा भावे ने पूरा जीवन अपना जो है गौकशी रुकवाने के विरोध में बातें करके की, तो क्या विनोबा भावे जो है, जो प्रथम सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के, वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे क्या? तो गजब बातें करते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कार्यकाल में हर बाजार में उत्तर प्रदेश की खुल्लम खुल्ला मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में गौकशी अवैध ढंग से, जबकि उत्तर प्रदेश में गौकशी को प्रतिबंधित करने का काम 1960 के दशक में हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जो है हर बाजार में गौकशी करवा रहे थे। ठीक है, संजय जी को बीच में रोकना पड़ा था, एक बार जल्दी से उनको बोल लेने देते हैं, उनको बीच में रोकना पड़ा था। संजय जी, आपके पास आते हुए, ये बीजेपी की कोई सोची समझी रणनीति है कि अचानक से पहले चरण का मतदान किसी और मुद्दे पर दूसरे चरण में आते आते यहाँ पर धर्म का और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ये कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर आपको क्या नजर आता है? हालांकि इसके पहले यूपी में भी कब्रिस्तान शमशान बाद में ही एंट्री उसने मारी थी, लेकिन उसका असर भी देखने को मिल गया। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि एक ऑर्डर होता है, बैटिंग ऑर्डर, कि नंबर 1 पर कौन खेलेगा, 2 पर कौन खेलेगा, 3 पर कौन खेलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई हार्ड हिट करने वाले को जो 7वें नंबर पर खेलेगा उसको 3रे नंबर पर उतार दो। तो स्ट्रैटेजी तो नहीं लगती है मुझे कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, लेकिन कुछ ऐसा ही शायद होता हुआ दिख रहा है। पहले फेज में मतदान कम हुआ, कुछ शायद बीजेपी को अपनी थाह लगी होगी, और अब जो चुनाव का जो कैंपेन का जो टोन है वो बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो दुविधा है, ऐसा लगता है कि कुछ दुविधा है। दुविधा है। देखिए, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात की भनक है कि जो उम्मीद उनको थी वोटों को लेके वो नहीं आ रही। आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री जी पहले क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से तुलना, अचानक मुस्लिम लीग कहां से है कि मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मुगलिया सल्तनत, शहजादे तो खैर बार बार कहते रहे, अब गोकसी, कसाई, इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अब 80-20 तो हो चुका है ना, यूपी के इलेक्शन में भी हुआ था। धर्म का तड़का तो बीजेपी लगाती रहती है। देखिए संजय जी, हम लोगों में बहुत ही सोबर तरीके से अपनी बातों कहते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं था लगी है, तो इसको आप बड़ा करके समझने की कोशिश करिए। था का मतलब क्या हुआ? ऐसा तभी हो सकता है ना कि जब आपके नीचे की जमीन खिसक रही हो, और तब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। मैं ये सोच नहीं सकता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक आध बार कभी कभी बोल दिया उन्होंने कब्रिस्तान शमशान, लेकिन वो लगातार जिन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंगलसूत्र जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों को लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सोशल बेस है उसमें कहीं ना कहीं जमीन नीचे से खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। अब मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। संगीत रागी जी, देखिए, आपको याद होगा यदि 2014 का चुनाव यदि आप देखे होंगे और 2019 का चुनाव, उस समय भी गोकशी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको उठाया था पहली बार मुद्दा। और आपको याद होगा कि ये इसको जो है वो बिहार में उठाया गया था, और ये कह कर के कि लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कहते थे, वाइट रिवॉल्यूशन की बात कहते थे, यहाँ पर तो पिंक रिवॉल्यूशन की बात होती है, यानी कि गौकशी कर करके और उसकी गायों की तस्करी की जाती है। इसका जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री ने, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, 2014 में भी किया था, और 2000 सही था। एक मिनट सुन लीजिए, क्या वो सही था? क्यों नहीं सही है? मैं कहता हूं ये बिल्कुल होना चाहिए। जिसे आप हिंदू मुसलमान कहते हैं, बाकी दिनों में आप वही काम कर रहे हैं। सारा कांग्रेस पार्टी का कैंपेन जो है वो मुसलमानों के प्रेरित है।
मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट के लिए अभिप्रेत है। मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है। नहीं, मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है, लेकिन उनके हित की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके कॉम्युनलिज्म को, उनके रेडिकलिज्म को मुसलमान इस देश का नागरिक है या नागरिक नहीं है? नागरिक। आप हिंदू लीजिए, मेरी बात बात करें, पहले मुझे बात पर आरोप लगाए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मुस्लिम इस देश के साथ तंग से जुदा होने का नारा नहीं लगा सकता, और ये देश को तोड़ने वाली साजिश है। नहीं, मुसलमानों ने देश को तोड़ा था, और मुसलमानों ने आज भी इस बात की मुस्लिम भत्सना होनी चाहिए कि जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कम्युनिटी कहता है कि शुक्रवार के दिन स्कूल खुलेगा। एक कम्युनिटी जहां मेजोरिटी होता है कहता है कि हिंदू लोग यहाँ पर हिंदू नहीं बजाएगा। इस बात को हिंदू खतरे में करते रहिए, लेकिन आप मुसलमान के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। क्यों नागरिक नहीं है देश के? क्यों बोलना चाहिए? नागरिक नहीं है वो, इसलिए कि जहाँ देश के नागरिक नहीं है वो, आप उसको नागरिक नहीं मानते। मुस्लिम मेजोरिटी में होता है, वो पूरी तरीके से डिवाइड करना चाहता है। कश्मीर उसका उदाहरण है। कश्मीर उसका उदाहरण है। मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कैसे हुआ था आप बता सकते हैं क्या? आप लोगों को मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट का कैसे एक दिन पछतावा होगा, जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में होता है, कहता है हिंदू यहाँ से चला जाए, वहाँ घंटिया मंदिरों की नहीं बननी चाहिए। इस मानसिकता का जिक्र चुनाव में क्यों नहीं होना चाहिए? पछताएंगे एक दिन जिस दिशा में हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश की जा रही है। पछताने के लिए तो आपकी मानसिकता ने छोड़ दिया है। 20 करोड़ लोगों को मानसिकता ने इस देश को लाकर के यहाँ छोड़ा है। लगातार इस देश का लगातार इस्लामीकरण की मानसिकता जो है वो कांग्रेसियों ने खड़ा किया है, और वामपंथी और आपके अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पे आके झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? कौन सा झूठ बोल रहे हैं? सैकड़ों लोग मारे गए थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे। क्या श्रीमती गांधी ने प्रेम शुक्ला जी, कितने लोग मारे गए थे? प्रेम शुक्ला जी। जी चित्रा जी, आशुतोष जी कह रहे हैं कि आप गलत आंकड़े लेकर आए हैं, ये कहते हुए कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। गूगल करिए, और जो 1967 में जो संसद मार्ग पे जो हुआ था, कितने लोग मारे गए? और अगर वो गलत निकलेगा तो प्रेम शुक्ला जी माफी नहीं तो मैं माफी मांगूंगा। सैकड़ों लोगों की हत्या, लाशें तक नहीं दी गई। कश्मीर से बोलने तो दे एक बार, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी एक बार बोलने तो हताशा में क्यों गिरे हुए ये? बोलिए बोलिए बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे तथ्य गलत हुए मैं माफी मांगूंगा। संतों की लाशें तक नहीं दी गई। एक बार बोलने दीजिए आशुतोष जी। इतना भयंकर हिंसक तांडव हुआ था कि लाशें तक संतों की नहीं दी गई थी। पूजनी करपात्री जी के महाराज के नेतृत्व में गोपाष्टमी पर प्रदर्शन करने आए संतों की लाशें तक नहीं दी गई थी। 32 लोग मारे गए थे तो आप माफी मांगेंगे? आप है कौन भाई? खामखा आप है कौन? आप अरे मैं कह रहा हूं आपसे, आप गलत तथ्य बयान कर रहे हैं। आपके माफी मांगने आप गलत तथ्यों का बयान कर रहे हैं। आप है कौन? मैं सत्य बोल रहा हूं। चुनौती देता हूं टेलीविजन को। मैं सत्य बोल रहा हूं और बार-बार बोलूंगा इस सत्य को। आप है कौन? खामखा। अरे भाई ये चित्रा जी इनको कहां से पकड़ के लाती? इनको किसी जो है मनोरोगियों के किसी अच्छे प्लीज प्रेम शुक्ला जी, आज तक का ये गलत तरीका है भाई। आप किसी मनोरोगी को बुला के जो है भारतीय जनता पार्टी पर कुछ भी आरोप लगवा रहे हैं। नहीं कुछ भी आरोप मैं उनकी बारी बोल रहा था क्या? बोलिए प्रेम वो प्रलाप कर रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। संगीत जी चल रहा है मैडम, मैं सुन लीजिए। देखिए ये सत्य है कि अभी आशुतोष जी का कहना है, श्रीमान प्रेम शुक्ला जी बोलिए, उसके बाद आप बोलिएगा। से वोट मांग रहे हैं, ये आपको शर्म नहीं आती है? एक बार प्रेम शुक्ला जी समर्थन में आप खड़े हो। श्रीमान आशुतोष जी ये कहना चाह रहे हैं कि सारे मुसलमान गए काटते हैं। अगर गौकशी जो इस देश के बहुत सारे राज्यों में प्रतिबंधित है, संविधान के अनुसार प्रतिबंधित है, तो उस सारे प्रदेशों के सारे मुसलमानों को ये गाय काटने वाला कह रहे हैं क्या? मैं बहुत सारे मेरे मित्र मुस्लिम हैं जो गौकशी का विरोध करते हैं, सारे मुसलमानों को गाय काटने वाला क्यों मान रहे हैं? और भाई आशुतोष जी इस देश का विभाजन करने का कुकर्म गौकशी वालों ने किया था, गोपालकों ने नहीं किया था, संतों ने नहीं किया था, गौ पूजकों ने नहीं किया था। जो गाय काटने वाले थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी आत्मकथा में श्रीमान स्टैनली वोलपार्ट लिखते हैं कि वो सुअर का मांस भी खाते थे, ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है
इस देश का बंटवारा किया और गौकशी करने वाला समाज उनके साथ खड़ा हुआ, उनके साथ गया, गोपालक उनके साथ नहीं गया। तो इस देश को बांटने का आज भी मैं रोक रही हूं आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, संदेश खाली में एनएसजी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बंगाल के संदेश खाली में बम मिलने की जगह पर पहुंचा है एनएसजी का बम निरोधक दस्ता। संदेश खाली की महिलाओं ने जिस तरह के आरोप लगाए थे टीएमसी के नेता के ऊपर, उसके बाद से लगातार संदेश खाली चर्चा में रहा। हालांकि जांच की जो हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है पश्चिम बंगाल की सरकार। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में संदेश खाली में एनएसजी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूर्याग्नि हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या जानकारी मिल रही है सूर्याग्नि? एनएसजी का सर्च ऑपरेशन है। बोलिए बोलिए। सीबीआई की तरफ से दावा किया गया कि सर्च ऑपरेशन में बहुत आर्म्स और एमिनेशन और बम जो है वो बरामद हुए हैं। और उसी के बाद हमने देखा कि कैसे शायद पहली बार पश्चिम बंगाल में एक सर्च ऑपरेशन में और सीबीआई के एक इन्वेस्टिगेशन में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, जिसको जो एमएचए का एक काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट है, उसको वहां पे लाया गया और अत्याधुनिक मशीनों से, रोबोटिक कैमराओं से उस जगह की छानबीन की जा रही है ताकि पता चले कि कहां कहां क्या क्या और वहां पे छुपाया गया है। फिर से कह दूं, ये शोरबेरिया में हो रहा है और ये शोरबेरिया वही इलाका है चित्रा जहां पे शेख शाहजहां खुद रहते थे। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे इस खबर के बारे में जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल बंगाल के संदेश खाली में एनएसजी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक और बड़ी खबर जल्दी से देते हुए उसके बाद दंगल का हम समापन करेंगे। वोटर टर्नआउट ट्रेंड आ चुका है शाम 5 बजे तक का। असम में तकरीबन 70%, बिहार में 53%, छत्तीसगढ़ में 72%, जम्मू कश्मीर में 67%, कर्नाटका में 63%, केरला में 63%, एमपी में 54%, महाराष्ट्र में 53%, मणिपुर में 76%, राजस्थान में 59%, त्रिपुरा में 76%, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 53%, वेस्ट बंगाल में 71.84% और मध्य प्रदेश में 54.42% का वोटर टर्नआउट अब तक का शाम 5 बजे तक का निकलकर सामने आया है। अभी भी थोड़ा वक्त बाकी है। अगर आपके इलाके में हो रहा है मतदान तो वोट डालने के लिए जरूर जाइए। मुद्दे बदलते रहेंगे। 2 चरणों का चुनाव अब से कुछ ही देर में संपन्न हो जाएगा। ऐसे में आगे क्या होगा? 5 चरण के मुद्दे क्या यही रहेंगे या फिर बदल जाएंगे? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।